Hello everyone, this is me Deepshikha and you're watching Hey Deepshikha. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि पहले दिन की स्ट्रैटेजी दैट वाज कि आपको अपना सिलेबस लिख लेना है अपनी नोटबुक में और आपको टारगेट सेट कर देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा ये मैंने फॉर्म कर लिया है, मैंने एक स्टिकी नोट पे लिख दिया था और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है अपने नोटबुक में फ्रॉम 7 अगस्त टू 18 अगस्त एंड दिस डे आई हैव मेंशन एज एग्ज़ाम अलॉट। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट इसीलिए किया है अपनी नोटबुक में ताकि मुझे लास्ट दिन तक ये याद रहे कि किस दिन मुझे क्या पढ़ना था। ठीक है, मैं एक भी दिन मिस नहीं करूँ या फिर वेस्ट ना करूँ कि चलो आज तो छुट्टी है। अगर ये होता है कि मैंने मिस कर दिया तो मेरे उतने सारे टॉपिक्स जाते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेड्यूल। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आज आपको बताऊँगी कि आप नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स बनाए या नहीं, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नोट्स नहीं बनाते। वो क्या करते हैं कि आजकल यूट्यूब से पढ़ते हैं और वो नोट्स नहीं बनाते, कहते हैं कि हमें समझ आ गया बस वो काफ़ी है। तो वो जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते, आई वुड लाइक टू टेल देम कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हैं, तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। और जब आपको रिकॉल करना है, इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखें, सो यू कैन जस्ट जल्दी जल्दी ऐसे पेजेस पलट के आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले ये होता है कि आपको वो वीडियो वाला जो चीज़ है वो नहीं याद आ रही होती है, आपको वही याद आता है जो आपने लिखा होता है अपने हाथों से। सो दैट्स वाई मेकिंग नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके और भी फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो नोट्स बनाते हैं वो एक फेयर नोटबुक में होनी चाहिए। यही नहीं कि आप ये सोचें कि अभी मैं रफ नोट में नोट्स बना लेता हूँ, मैं बाद में उसको फेयर कर लेता हूँ, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। बोलिए क्यों? क्योंकि जो आप वीडियो लेक्चर देख के पढ़ रहे हैं और आपने उसको समझ लिया उस टाइम, तो वो बहुत क्रूशियल होता है। ऐसा हो सकता है कि आपने उस टाइम समझ लिया और बाद में आप उसे भूल गए हैं, तो आपने अगर उसको फेयरली लिखा है तो आपको उसे जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर वो ऐसे ही रफली चले गया तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो सारी एनर्जी आपको देनी पड़े उस टॉपिक को वापस से उसे पढ़ने में। अगर आपने वो फेयरली लिखा है तो आप कभी भी उसे पढ़ सकते हैं। ये चीज़ थी कि मैंने 10th क्लास में केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नोट्स बनाए थे और वो मैंने फेयरली बनाए थे, तो वो नोटबुक मेरे पास आज भी है। वो इतने साल पुरानी, 6-7 साल पहले मैंने नोट्स बनाए थे, वो नोट्स 10th क्लास के नोट्स आज भी मेरे पास हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग नोट्स। अगर मैंने नहीं बनाए होते तो मतलब वो नहीं रहता। अभी मैं जो 10th में पढ़ा था मैं आज भी पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप अपने बैचलर्स में हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, सो मेकिंग नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लास 12th तक के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा नोट्स मेकिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो आपके स्कूल में पहले ये सारे नोट्स बनवाते हैं दैट वो भी काफ़ी सही रहता है। अगर स्कूल से नहीं बनवाते हैं तो ऐसी बुक्स आती है, लाइक चैप्टर वाइज आती है क्लास 12th के लिए, तो उसमें सारे नोट्स एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एंड टॉपिक वाइज सारे नोट्स उसमें रहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाने। बैचलर्स में भी एक ऐसे मैं अगर कुमाऊँ यूनिवर्सिटी या एसएसजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे एक डाइजेस्ट आती है, तो इनमें क्या रहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो उसमें टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं। तो आप बैचलर्स में हैं तो नहीं इतनी ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ जो आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का वो उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा आप एग्ज़ाम में नहीं लिख के आ सकते। उसमें स्पेसिफिक लिखना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है एंड आपको आंसर क्या करना है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप लिख लीजिए सिलेबस, उसके हिसाब से आप नोट्स बना सकते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा है यू कैन डायरेक्टली आंसर, और इसीलिए तभी आपके जाके अच्छे मार्क्स आएंगे। अदरवाइज़ ये हो ही सकता है कि जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है उसको नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है और उतनी ज़रूरत नहीं है। तो वो पढ़ने वाले को वो नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है, वो बस यही देखता है कि आपने लिखा क्या है। जितना प्रिसाइज रहेगा उतना अच्छा समझ आएगा पढ़ने वाले को और उतना अच्छा मार्क्स रहेंगे। तो जैसे अभी मेरा टॉपिक है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड इट्स फर्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ CEFT। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला टॉपिक ये है,
तो पहले मुझे, अगर इसमें सिर्फ लिमिटेशंस लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको CFT डिस्क्राइब करनी है, तो इसके नोट्स में कैसे बनाऊंगी? मैं पहले CFT पढ़ूंगी। ये भी एक डाउट रहता है कि हम वीडियो लेक्चर से पढ़े या हम बुक से पढ़े। आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों से पढ़िए। कैसे, मैं बता रही हूँ। पहले आप किसी भी, जैसे CFT है, उसकी कोई बेसिक वीडियो देख लीजिए। वीडियोज़ में भी बहुत सारी, जैसे पहले आप 11th-12th वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनाइए, या वो आप बुक से पढ़े या यूट्यूब से, वो आपके ऊपर है। अगर आप एक वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, पहले एक बेसिक वीडियो लेक्चर देख लीजिए और समझ लीजिए कि CFT क्या है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा एडवांस जाइए, ठीक है। आप एक अच्छी, जैसे मास्टर्स लेवल में जो बहुत सारे हैं, वो नेट JRF और जो ये सब चीज़ें हैं उनके लिए पढ़ाते हैं, तो वो आप देखिए कि अब इसमें क्या क्या एडवांसमेंट वाले CFT अब इसमें जैसे 10th-12th की नहीं आएगी, उससे आगे की आएगी। तो यहाँ पे तक आपको मालूम चल गया कि कैसे पहले CFT पूरी पढ़नी है, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ, एंड देन लास्ट में आपको आना है कि लिमिटेशंस क्या है। तो पहला एक टॉपिक है, तो इस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो ये टॉपिक 10th से स्टार्ट हो जाता है और ऊपर जाता है 10th, 11th, 12th, बैचलर्स, मास्टर्स और इवन नेट के पेपर्स में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका एक वीडियो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए क्या है। फिर अगर आपके पास नोट्स हैं या बुक है, उससे पढ़िए, एंड देन आप उसके नोट्स बनाइए जो आपको समझ में आते हैं। अगर वीडियो लेक्चर्स में डायरेक्टली नोट्स हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है इसके CFT जो मैं आपको बता रही थी, तो ये है, मैंने हेडिंग डाली हुई है दिस, ये लिमिटेशंस ऑफ CFT जो सिलेबस में लिखा हुआ है। देन आई हैव रिटर्न पोस्टुलेट्स ऑफ CFT, और मैंने इसके कुछ पोस्टुलेट्स मतलब लिखे हैं यहाँ पे। एंड देन आई हैव रिटर्न हियर कि जो उसका बेसिक आइडिया है उसका क्या है, कि एक डायग्राम तो आपको एग्जाम में लिखना ही होता है, मतलब बनाना होता है कि आप समझा दें कि हाँ आपको आता है ये चीज़, जो उसका बेसिक है। अगर आप खाली थ्योरी लिखते हैं तो भी वो एग्जामिनर को उतना नहीं अट्रैक्ट कर पाता कि अच्छा आप ये तो थ्योरी, तो ऐसा भी माइंडसेट रहता है कि थ्योरी में तो कुछ भी भर देता। तो इसीलिए आप डायग्राम के थ्रू आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हेयर इज़ इट्स बेसिक डायग्राम जो ये है, ठीक है। एक डायग्राम बना दीजिए और बता दीजिए उसमें क्या क्या लिखा है, और उसके बाद मेरिट्स लिखे हुए हैं थोड़े 2-3, एंड देन लास्ट कम्स द लिमिटेशंस ऑफ CFT, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो पहला टॉपिक है ये कवर हो जाता है। तो इसमें मैंने इतना सारा लिख दिया है, तो एग्जाम में अगर पूछता है लिमिटेशंस ऑफ CFT तो मैं ये सारा डिस्क्राइब कर सकती हूँ, ठीक है। ऑल्दो ये दिस इज़ अ शॉर्ट टॉपिक। ऐसे ही लेंदी टॉपिक्स में जो आपको पूछा है थोड़ा सा उसका डिस्क्राइब कर दीजिए, एंड देन आप उसके में जो मेन है आप वो लिखेंगे। सो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज द Day 2 स्ट्रैटेजी। कल हम डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।